नमस्कार सभी को। मैं कौशल कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रामीण कार्य विभाग में। आज आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ रोस्टर एंड रिजर्वेशन। रोस्टर एंड रिजर्वेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो बोर्ड ऑफ रिवेन्यू ने पूछा है और आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम में ज़रूरी है, उसे मैं डिस्कस करूंगा और कोशिश करूंगा इसके सारे क्वेश्चंस को एक ही दिन में कवर करने का। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो पहला क्वेश्चन है, पिछले वर्ग और अति पिछले वर्ग को राज्य स्तर पर नियुक्ति में किस संकल्प द्वारा आरक्षण प्राप्त नहीं है? तो ये देखिए किसके द्वारा आरक्षण प्राप्त है। पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग यानी कि बीसी और ईबीसी, इसको नियुक्ति में आरक्षण प्राप्त है तीन संकल्प संख्या द्वारा आरक्षण प्राप्त है। सबसे पहले तो ईयर याद रख लीजिए, 1978। ईयर 1978 बीसी और ईबीसी को ईयर 1978। ठीक है। और संकल्प संख्या क्या है? संकल्प संख्या है 755, 756, 757 और तीनों का डेट है 10/11/1978। सॉरी, दो का डेट है, इसमें से दो का डेट है। इस दोनों का डेट है 10/11/1978 और इसका डेट है 21/11/1978। यानी कि इस तीन संकल्प के द्वारा बीसी और ईबीसी को नियुक्ति में आरक्षण प्राप्त है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। 1 2 3 दोनों सही है, ये गलत है। तो गलत बोल रहा था तो हमारा आंसर हो गया 4। भारत की संविधान की किस धारा में आरक्षण संबंधी प्रावधान? आर्टिकल 16 का 3। आर्टिकल 16 का 3 आरक्षण के बारे में बोलता है। यही अगर बोले किस आर्टिकल में एससी को आरक्षण प्राप्त है, अनुसूचित जाति को, तो अनुसूचित जाति को आर्टिकल 314 के तहत आरक्षण प्राप्त है। और अगर यही हम लोग बात करें अनुसूचित जनजाति को, तो आर्टिकल 342 के तहत एसटी को आरक्षण प्राप्त है। आर्टिकल 314 और 342। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान जाते हैं कि वर्तमान में जो आरक्षण का है, ये है वर्तमान में आरक्षण जो बिहार में है वो 3/1992 के तहत से था। क्या था और क्या अमेंडमेंट किया गया, उसको देख लेते हैं। कोटा कोटा ये है बिफोर अमेंडमेंट और ये है आफ्टर अमेंडमेंट। ये हो गया ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। लास्ट में टोटल देख लेंगे। तो हमारा जो कोटा बिफोर अमेंडमेंट, आफ्टर अमेंडमेंट, और जाति को लेते हैं ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और टोटल। तो अमेंडमेंट के पहले ईबीसी के लिए आरक्षण था 18%। अमेंडमेंट के बाद इसको 25% करने का किया गया। बीसी का आरक्षण था 12%, इसको बढ़ा के 18%, यानी कि इसमें बढ़ाया 7%, इसमें बढ़ाया 6% जातीय जनगणना के आधार पर।
एससी का आरक्षण था 16%, बढ़ा के 20% करने की अनुशंसा की गई, तो 4% बढ़ा, 4% बढ़ा। एसटी का आरक्षण था 1%, इसको बढ़ा के 2% का किया गया, यानी कि 1%। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10%, शुरू में तो था ही नहीं, था ही नहीं, अब 10%। टोटल 18, 12, 30, 31 और 16, 47%। अब 25, 18, 20, 2, 10, टोटल 75%। 75% आरक्षण, इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और कहा कि 65% आरक्षण आप रख सकते हैं, जिस पर एससी एसटी समुदाय वालों ने एक दिन का आपका भारत बंद रखने का प्रावधान किया था। चलिए इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम रिजर्वेशन पे बात कर रहे हैं। तो रिजर्वेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ हमारे बोर्ड ऑफ रिवेन्यू में पूछी गई है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। शैक्षणिक संस्थानों में निःशक्त व्यक्तियों को नामांकन में आरक्षण प्राप्त है। निःशक्त व्यक्तियों को आरक्षण में क्या बोलते हैं, व्यक्तियों का नामांकन में भी आरक्षण प्राप्त है और नियुक्ति में भी। तो निःशक्त व्यक्ति से हम लोग समझ लेते हैं कि वो क्या बोलते हैं, विकलांग व्यक्ति है ना, दिव्यांग व्यक्ति। तो एक चीज समझ लेते हैं, जो PH, OH, HH, दिव्यांग, इसी को दिव्यांग बोल देता है, इसी को निःशक्त बोल देता है, ठीक है, इसी को विकलांग बोल देता है, ठीक है। तो इनको जो आरक्षण प्राप्त है, या फिर आप बोल दीजिए कि एफ एफ डब्ल्यू, ये जो आरक्षण इन लोगों को प्राप्त है वो है हॉरिजॉन्टल आरक्षण, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, रिजर्वेशन के इनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्राप्त है। और वही अगर बात करें आपका BC, EBC, EBC को ही MBC बोलते हैं, कोई कंफ्यूज नहीं करना है। BC, EBC या फिर SC, ST, WBC यानी कि वुमेन के लिए इनके लिए जो आरक्षण प्राप्त है, और EWS के लिए ये जो आरक्षण है वो है वर्टिकल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन। ठीक, और एक और क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन हो गया, दो क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन जहां मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन के आपस में मिलने को इंटरलॉकिंग रिजर्वेशन कहते हैं। इंटरलॉकिंग रिजर्वेशन, इंटरलॉकिंग रिजर्वेशन, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और और देख लेते हैं इसमें और क्या क्या हम लोग, PH, OH, HH, दिव्यांग, निःशक्त, विकलांग, FFW, इसको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्राप्त है। और निःशक्त व्यक्तियों से रिलेटेड जो अधिनियम है ना, अगर आपसे बात करें, निःशक्त व्यक्ति, निःशक्त व्यक्ति को, ठीक है, जो आरक्षण प्राप्त है वो आरक्षण है 3% शैक्षणिक में, शैक्षणिक में, ठीक है, 3% आरक्षण प्राप्त है, ठीक। लेकिन यही अगर बात करें कि 36 कितना परसेंट क्षैतिज आरक्षण है, क्षैतिज आरक्षण है 4%, किसमें, 1935 के तहत। 1935 जो है विकलांग
व्यक्ति अधिनियम है, उसमें उन लोग को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 4% का बात किया गया है, 4% का बात किया गया है। और ये जो रिजर्वेशन आएगा वो 50% अधिसीमा के अंतर्गत आएगा। यानी कि जिस समय ये निकला था रिजर्वेशन, उस समय बोला गया था कि रिजर्वेशन की सीमा 50% से ज्यादा नहीं बढ़ सकती है। उसको हम लोग बोलते हैं 50% अधिसीमा। तो ये 50% अधिसीमा के अंतर्गत ही आएगा, अंतर्गत आएगा, 50% अधिसीमा के अंतर्गत। तो इतना क्वेश्चन अभी रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में रोस्टर क्लियरेंस संबंधित परिपत्र संख्या क्या है? तो वर्तमान में रोस्टर क्लियरेंस से संबंधित जो है 2013 में आया, 2013 में आया, 2013 में। तो रोस्टर क्लियरेंस जो है ये पहले था रिक्त आधारित, रिक्त आधारित, ये पहले था। अब क्या है? पद आधारित। अब रोस्टर क्लियरेंस किस तरह का है? पद आधारित। वर्तमान में यही प्रयोग हो रहा है। पहले था रिक्त आधारित, अब है पद आधारित। ठीक है। और जो मॉडल रोस्टर है हम लोग का, वो 100 बिंदुओं का रोस्टर है। ठीक है, मॉडल रोस्टर। मॉडल रोस्टर किसको बोलते हैं? मॉडल रोस्टर जो है हम लोग का 100 बिंदुओं का रोस्टर है। यानी कि 100 बिंदु रखा गया है रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, मॉडल रोस्टर 100 बिंदुओं का रोस्टर है। इसी के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस होता है। जब भी कोई वैकेंसी आएगी तो सबसे पहले रोस्टर क्लियरेंस किया जाएगा। ठीक है, उस बिंदु का। तो मॉडल रोस्टर जो है वो किस संकल्प संख्या के द्वारा आया? तो संकल्प संख्या इसके लिए है 456 30/9/2002। मॉडल रोस्टर बोलते हैं इसको, 456 30/9/2002। और एक चीज और समझना है कि ये जो 100 बिंदु है, इस 100 बिंदु में सम संख्या किसके लिए है? सम संख्या, सम संख्या दिया हुआ है आरक्षित वर्ग के लिए, आरक्षित वर्ग के लिए। और इसमें विषम संख्या, विषम संख्या अनारक्षित वर्ग के लिए, अनारक्षित वर्ग के लिए। यानी कि जो भी आरक्षित वर्ग है वो इवन नंबर में होगा। जैसे 100 पॉइंट है, इसमें टोटल 100 बिंदु है। 100 बिंदु में जो ऑड नंबर वाला होगा वो अनारक्षित का हो जाएगा, यानी कि नॉन रिजर्व्ड। और जो सम संख्या होगा इवन नंबर, वो रिजर्व्ड। तो रिजर्व्ड का इवन। ठीक है। और विषम संख्या अनारक्षित। और 51 से 71 बीच में जो सीट है वो रखा गया विकलांग के लिए। विकलांग, दिव्यांग, निःशक्त, जो बोलिए, उसके लिए रखा गया 51 से 71। तो ये तीनों याद रख लीजिए, ये तीनों बहुत जरूरी है। ठीक है। अगला, विकलांगों संबंधी रोस्टर। और विकलांग के लिए जो रोस्टर आया है, विकलांग के लिए रोस्टर जो 51 से 71 रखा गया है, ठीक है, वो किस परिपत्र के द्वारा आया या संकल्प संख्या के द्वारा आया? वो आया संकल्प संख्या 2017 में। ये आया है 62/5/1/2017 के तहत। 62/5/1/2017। यानी कि विकलांग के लिए जो रोस्टर में जो बिंदु चढ़ा है ना 51 से 71, वो 62/5/1/2017 के तहत चढ़ा है। तो इसको भी आप याद रख लीजिए। इतना रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका हो गया है। और हर जो चीज मैं बता रहा हूँ वो सब क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी कि सम संख्या, विषम संख्या, ये सब क्वेश्चन है। तो एक भी चीज जो मैं बता रहा हूँ वो रिलेटेड ही बता रहा हूँ सारा चीज। दृष्टिहीनों के लिए विभिन्न परीक्षाओं हेतु प्रावधान है। दृष्टिहीन के लिए प्रावधान है। दृष्टिहीन लोग के लिए क्या क्या प्रावधान है? तो सबसे पहले दृष्टिहीन के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। एक्स्ट्रा टाइम
मैक्सिमम एक्स्ट्रा टाइम होता है 45 मिनट। मैक्सिमम एक्स्ट्रा टाइम 45 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाता है। अतिरिक्त समय। और क्या होता है? और क्या होता है? ये जो समय होता है 1 घंटा के लिए 1 घंटा का 15 मिनट के हिसाब से, यानी कि 3 घंटा का 45 मिनट 1 घंटा का 15 मिनट के हिसाब से चलता है, यानी कि मिनिमम 15 मिनट दिया जाएगा। मिनिमम 15 मिनट। तो मैक्सिमम 45 मिनट और मिनिमम मिनिमम 15 मिनट। और देखते हैं और क्या हो सकता है दृष्टिबाधित से रिलेटेड। ये अपने साथ किसी लेखक को रख सकते हैं। ये किसी लेखक को रख सकते हैं, यानी कि ये बोलेंगे और लेखक लिखेगा। लेखक को रख सकते हैं और उस लेखक को 100 रुपये प्रति घंटा मिलेगा। 100 रुपये प्रति घंटा दिया जाएगा। किसके द्वारा? जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी के द्वारा। एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी के द्वारा उस लेखक को, जो उस दृष्टि बाधित व्यक्ति को एग्जाम दिलवा रहा है, उसको एग्जाम दिलवाने के लिए 100 रुपये प्रति घंटा मिलेगा। प्रति घंटा के हिसाब से मिलेगा। आगे, बिहार अधिनियम के पश्चात उत्तरवर्ती बिहार में सरकारी संबंधों में नियुक्त प्रोन्नति के नए सिरे से आरक्षण प्रतिशत का निर्धारण किस अधिनियम के तहत हुआ है? 17/2002। 17/2002, यानी कि ये जो 17/2002 है, वो जैसे ही राज्य में झारखंड अलग हुआ तो उत्तरवर्ती बिहार में ये आरक्षण 17/2002 के तहत लागू हुआ। और 17/2002 और फेमस क्यों है कि 50% आरक्षण निर्धारित हुआ था इसमें। राज्य सरकार की सेवाओं और पदों की नियुक्ति में 50% आरक्षण निर्धारित। 50% आरक्षण निर्धारित। आगे, मेरिट में आने पर निम्न कोटि के उम्मीदवारों की गिनती गैर आरक्षित वर्ग में होती है। सभी आरक्षित कोटि के उम्मीदवार। यदि आप मेरिट में आ जाते हैं, यदि आपने जनरल का कट ऑफ पार कर लिया, तो आप गैर आरक्षित में काउंट हो जाएंगे। गैर आरक्षित वर्ग में काउंट हो जाएंगे, यानी कि आपका सीट रिजर्व्ड में काउंट नहीं होगा। तो ये 1 नंबर ऑप्शन हो गया। अगला, आरक्षित पदों को डी रिजर्व करने का प्रावधान। 3/1992। 3/1992। और 3/1992 फेमस इसलिए है क्योंकि ये सबसे पहले बिहार में अधिनियमित किया गया आरक्षण को, वर्तमान में, है ना। 17/2002 तो बता ही दिए हैं। पिछला क्वेश्चन, इसके पिछला क्वेश्चन 17/2002 50% आरक्षण की सूचना की गई थी। रिक्ति आधारित रोस्टर क्लियरेंस हम बताए थे। रोस्टर क्लियरेंस पहले क्या था? पहले क्या था? प्रचलन में था, जो कि 1995 से पहले था। 1995 से पहले, ठीक है। 30 सितंबर 1995। अब क्या है वर्तमान में? वर्तमान में पद आधारित रोस्टर क्लियरेंस। रोस्टर क्लियरेंस। और ये किस मॉडल पर आधारित है? 100 बिंदुओं का मॉडल। 100 बिंदुओं का मॉडल। चलिए, ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन कहाँ मिलता है? इंटरलॉकिंग रिजर्वेशन जहाँ मिलता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरलॉकिंग रिजर्वेशन। इंटरलॉकिंग रिजर्वेशन बता चुके हैं पहले ही। आउटसोर्सिंग के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं में आरक्षण संबंधी संकल्प संख्या क्या है? आउटसोर्सिंग याद कर लीजिए, ये हमको भी याद नहीं। 13,876 3/11/2017, यानी कि ऐसे भी आप छांट सकते हैं। आउटसोर्सिंग कब आया? आउटसोर्सिंग
2017 में, बस इतना कोड वर्ड याद रखिए। ये तो 16 का ऑप्शन छट गया, यानी कि आउटसोर्सिंग कब आया? 2017 में आया, आउटसोर्सिंग 2017 में आया। आगे, शैक्षणिक संस्थानों में निःशक्त व्यक्तियों के नामांकन में आरक्षण। नामांकन में आरक्षण है 3%, लेकिन यही अगर बोलेगा क्षैतिज आरक्षण, कितना प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्राप्त है, तो वो हो जाएगा 4%। कितना आरक्षण प्राप्त है क्षैतिज आरक्षण? 4%। और इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? क्या इसमें और पढ़ना है? हाँ, इसमें ये पढ़ना है कि इनको टोटल जो है विकलांग को जो आरक्षण प्राप्त है वो विकलांग अधिनियम के किस धारा के तहत 4% प्राप्त है? तो ये विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 की धारा 33 के तहत, धारा 33 के तहत, यानी कि विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 की धारा 33 के तहत। आगे एक चीज और कि इनका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना है? मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है इनका 32%, 32%। और इनका मिनिमम डिसक्वालिफिकेशन का परसेंटेज कितना है? मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिसक्वालिफिकेशन, यानी कि ये मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, सॉरी डिसेबिलिटी, मिनिमम परसेंट ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का परसेंटेज मिनिमम 40% होना चाहिए, तभी इनको विकलांग माना जाएगा। 40% डिसेबिलिटी का परसेंटेज होना चाहिए। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति जनजाति का नियुक्ति में आरक्षण कब प्राप्त हुआ? वर्ष 1953। अनुसूचित जाति और जनजाति का नियुक्ति में आरक्षण वर्ष 1953। तो क्या इसका कोई रोस्टर वगैरह है? हाँ, इनका क्या बोलते हैं, इनका जो है संकल्प संख्या 1953 में कौन सा है? 1953 में जो इनका संकल्प संख्या है वो भी याद रखना है, 9908 13/11/1953। ये है संकल्प संख्या अनुसूचित जाति जनजाति को नियुक्ति में आरक्षण प्राप्त। ठीक, अगला एक और याद रखिएगा, अनुसूचित जाति जनजाति का 14,425, और ये है 1971 का, 23/10/1971, 23/10/1971। और ये क्या बोलता है? SC ST समुदाय के व्यक्तियों को प्रोन्नति में आरक्षण, प्रोन्नति में आरक्षण, प्रोन्नति में आरक्षण। ठीक है, और लेकिन ये 2016 में जो है प्रोन्नति में आरक्षण को रोका गया था। एक बार इसको देख लीजिएगा, प्रोन्नति में आरक्षण दे नहीं था, 2016 में आया था। संकल्प संख्या मुझे याद नहीं है, 2016 में लेकिन आया था। अगला, क्रीमी लेयर की शुरुआत। अच्छा, BC और EBC का कब से आरक्षण स्टार्ट हुआ? आरक्षण स्टार्ट हुआ था 1978। BC और EBC का आरक्षण स्टार्ट हुआ, BC और EBC का। हाँ, उसके बाद क्या क्रीमी लेयर की आरंभ कब हुआ था? क्रीमी लेयर की शुरुआत, क्रीमी लेयर की शुरुआत हुई थी 1993। क्रीमी लेयर की शुरुआत हुई थी 1993। और उसके बाद है महिला SC ST की जो महिलाएं थी वो शामिल हो गई थी पिछड़े वर्ग की महिलाओं में जो आरक्षण था उसमें, तो 11/1993।
ये बहुत जरूरी है, इसको याद रखिए। 1193 क्या बोलता है कि पिछले वर्ग की महिला जो है, महिला हेतु जो अनुमानी आरक्षण है, अनुमानी आरक्षण में SC ST वर्ग की महिलाएं शामिल, SC ST वर्ग की महिलाएं शामिल। और क्या कोई आरक्षण है जो बहुत जरूरी है? महिला का आरक्षण। तो महिला का आरक्षण देख लेते हैं, क्यों जरूरी है और कब कब जरूरी। तो सबसे पहले महिला का आरक्षण देखते हैं। दोनों आया है 2016 में। एक है 963, संकल्प संख्या 963, 20 जनवरी 2016 में आया है, दोनों 2016 में है। और दूसरा है महिला से रिलेटेड 2342, 15 फरवरी 2016, यानी कि याद रखना है, एक आया है जनवरी में 20 जनवरी, एक आया फरवरी में, और दोनों 2016 में। 2016 में ही शराब बंद हुआ था और 2016 में ही महिला के लिए आरक्षण स्टार्ट हुआ बिहार में। तो महिला के लिए जो आरक्षण स्टार्ट हुआ है, अगर बोलेगा महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण, संबंधी प्रावधान, ठीक। जो महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रावधान जो है वो लाया 963 और जनवरी में। लेकिन फरवरी में क्या बोल दिया, वो क्षैतिज आरक्षण 35% होगा, यानी कि महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण प्राप्त। ये सभी जगह, ये है सभी जगह, ठीक है। और ये जो है नियुक्ति में, ये है नियुक्ति में, और ये सभी जगह। आगे, बैकलॉग का मतलब क्या होता है? बैकलॉग का मतलब होता है रिक्ति के साथ। और रिक्ति के बैकलॉग का मतलब होता है रिक्ति के साथ। नहीं, तो गलत दे दिया है। बैकलॉग का मतलब होता है रिक्ति के, बैकलॉग रिक्ति के साथ। और कैरी फॉरवर्ड होता है रिक्ति के बिना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ग्रेड पे 4800 या उससे अधिक पदों के रोस्टर क्लियरेंस कौन करेगा? जीएडी। जीएडी 4800 या उससे अधिक। और अगर 4800 से कम हो तो, 4800 से कम हो तो प्रशासी विभाग। 4800 से कम हो तो प्रशासी विभाग। आगे, अधिसूचित एमबीसी अनुसूची 1 वर्गों की सूची में सूचीबद्ध जातियों की संख्या कितनी है? 127। यानी कि एमबीसी में जो सूचीबद्ध जातियों की संख्या है वो 127 है। तो क्या, और दूसरा भी पढ़ते हैं। एससी के लिए कितना है? 21। एससी के लिए 21 है। एसटी के लिए 31 है। ठीक। एमबीसी के लिए 127 है। बीसी 2 के लिए 46 है। यानी कि एससी के लिए 21, एसटी के लिए 31, एमबीसी 127 और बीसी 2 46। और ये भी याद रखना है कि एससी जो है उनको जो आरक्षण का लाभ मिला है वो अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी और सोशल स्टेटस की वजह से मिला है। यानी कि समाज में जो उनका सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है, और अनटचेबिलिटी यानी कि कभी न कभी छुआछूत से संबंधित उनके साथ हुआ अस्पृश्यता, इसको लेकर उनको
क्या बोलते हैं, एससी कैटेगरी को आरक्षण प्राप्त है। अगला, मुस्लिम में एससी नहीं होता है। मुस्लिम में एससी नहीं होता है, नहीं होता है। फिर हिंदू का जो धोबी है वो एससी कैटेगरी में आता है, लेकिन मुस्लिम का एससी ओबीसी में आता है। मुस्लिम का एससी ईबीसी में आता है। ठीक है, एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी को आरक्षण कैसे प्राप्त है? एससी कैटेगरी को जो आरक्षण प्राप्त है वो, इनका तरीका ये है कि इनको जंगल में रहते हैं, ये क्राइटेरिया है इनका। बहुत समय तक जंगल में रहते हैं, जंगल में रहना, घुमंतू जीवन व्यतीत करना, है ना, घुमंतू जीवन व्यतीत करना, कभी एक जगह पर स्थिर नहीं रहना। तो ये भी हमारे जो सोशल स्टेटस से रिलेटेड है, तो उससे काफी दूर है। यानी कि जो मुख्य धारा है समाज की उससे जुड़े नहीं है, जिनके कारण इनको आरक्षण का लाभ देना जरूरी हो जाता है। मुस्लिम एसटी होता है। मुस्लिम में एसटी होता है, तो मुस्लिम में एससी नहीं हो सकता। एसटी कौन कौन होता है मुस्लिम में? बंजारा, बेदिया, ये जो है मुस्लिम में एसटी का एग्जाम्पल है। बंजारा और बेदिया मुस्लिम में एसटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़ा जाता है, आगे बढ़ा जाए। निःशक्त व्यक्तियों को नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा 10 वर्ष। निःशक्त व्यक्तियों को नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा में छूट कितना है? 10 वर्ष। 10 वर्ष। सीधी भर्ती में, सीधी भर्ती परीक्षा में और सीमित भर्ती परीक्षा में, सीमित भर्ती परीक्षा में 5 वर्ष छूट है। ये छूट, देखिए अंतर कितना है। सीमित भर्ती परीक्षा और सीधी भर्ती परीक्षा, सीधी और सीमित, 5 वर्ष की छूट, यहाँ 10 वर्ष की छूट, तो मैक्सिमम छूट कितना हो गया? 10 वर्ष का। आगे, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रमाण पत्रों की जांच हेतु जाली प्रमाण पत्र से संबंधित जो स्क्रूटनी कमेटी का गठन किया गया था, उसका परिपत्र संख्या कितना है? 3887। उसका परिपत्र संख्या कितना है? 3887, याद रखना है। परिपत्र संख्या 3887, और ये आया है 2007 में। ये आया है 2007 में। ठीक, और ये जो सेकेंड वाला है 1567 5/2/2014, 1567 5/2/2014, ये है सॉरी बीसी और ईबीसी, बीसी और ईबीसी के जाति प्रमाण पत्र की जांच हेतु स्क्रूटनी कमेटी, हेतु स्क्रूटनी कमेटी का गठन, स्क्रूटनी कमेटी का गठन, यानी कोई जाली सर्टिफिकेट तो नहीं बना रहा है, उसकी जांच हेतु। तो ये बना 2014 में। आगे, पिछले वर्ग, पिछले वर्ग, अति पिछड़े वर्ग को राज्यों में स्तर पर नियुक्ति में किस संकल्प द्वारा आरक्षण प्राप्त है? 755, 756, 757, तीनों आया है 10/11/1978, 10/11/1978। ठीक, आगे, निःशक्त व्यक्तियों के लिए नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा में छूट है? हाँ है, मैक्सिमम है 10 वर्ष छूट। किसमें? सीधी भर्ती। और 5 वर्ष छूट किसमें है? सीमित भर्ती परीक्षा में। अधिकतम 10 वर्ष। आगे, पिछड़े वर्ग की कितनी सूची है? पिछड़े वर्ग की, तो इसमें हम लोग याद रखना है, पिछड़े वर्ग का जो है 2 कैटेगरी है। पिछड़ा वर्ग का बिहार में 2 कैटेगरी है, 2 कैटेगरी है, लेकिन केंद्र में केवल एक है। केंद्र में उसको बोलते हैं ओबीसी, केंद्र में उसको बोलते हैं ओबीसी।
लेकिन बिहार में उसका दो कैटेगरी है। दो कैटेगरी है। पहला कैटेगरी कौन है? पहला कैटेगरी है ईबीसी, यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, जिसको एमबीसी भी बोल देता है। ठीक है, एमबीसी या ईबीसी। दूसरा दूसरा है बीसी 2, यानी कि बैकवर्ड क्लास 2। ठीक है, इसी में याद रखना है, इस दोनों को नन क्रीमी लेयर एनसीएल का सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी हो जाता है। एनसीएल का सर्टिफिकेट, नन क्रीमी लेयर, नन क्रीमी लेयर। तो ऐसा व्यक्ति जो जिसके पास एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए, तो एनसीएल सर्टिफिकेट के लिए शपथ पत्र होता है। एनसीएल सर्टिफिकेट, एनसीएल सर्टिफिकेट, एनसीएल नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। एनसीएल सर्टिफिकेट के लिए क्राइटेरिया है दो। पहला पहला क्राइटेरिया है एनसीएल के लिए कि वार्षिक इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। चाहिए। ये 2016 से पहले तक 6 लाख था, और 16 में इसको बढ़ा के 8 लाख किया गया। यानी कि वार्षिक इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, और जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र चाहिए। आय प्रमाण पत्र चाहिए। एक चीज और, एनसीएल सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म 18B भराया जाता है। फॉर्म 18B, ये एक शपथ पत्र है। फॉर्म 18B, फॉर्म 18B क्या है? एक शपथ पत्र है। और फॉर्म 18B में ये शपथ लिया जाता है कि आज भी मैं क्रीमी लेयर में नहीं आया हूँ। आज भी मैं क्रीमी लेयर में नहीं आया हूँ, इस चीज का शपथ लेना पड़ता है। और एक चीज और, एक मिनट। एक चीज और इसमें जानना है कि जो संकल्प संख्या 70/11/696, 11/696, जिसके पास बिहार का डोमिसाइल है, पास बिहार का डोमिसाइल है, यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है, उसी को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। जिसके पास बिहार का डोमिसाइल उसी को मिलेगा। यानी कि अगर मान लीजिए झारखंड की बेटी है, बिहार की बहू बन गई, बिहार की बहू बन गई, तो उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि डोमिसाइल जो है पिता के आधार पर बनता है। डोमिसाइल पिता के आधार पर बनता है। पर बनता है। ठीक। और जाति का निर्धारण देखिए, 30/25, 30/25, 11/9/2017, 17 है या 7 है, इसमें हमको डाउट है। 30/25, 11/9/2007, 17 है या 7 है, जो भी। ये क्या बोलता है? जाति का निर्धारण, जो निर्धारण है वो पिता की जाति के आधार पर होता है, न कि माता की जाति के आधार पर। ठीक। जैसे एग्जाम्पल, पिता है SC ST,
माता है जनरल, बच्चा भी हमारा SC ST कहलाएगा, SC ST संवर्ग में आएगा। लेकिन पिता अगर है जनरल और माता है SC ST, तो बच्चा जनरल ही कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे आगे देखते हैं कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट ये दो तरह का बनता है, एक स्थायी बनता है और एक अस्थायी बनता है। स्थायी सर्टिफिकेट का लाइफ टाइम है, मतलब वैलिडिटी है लाइफ टाइम, यानी कि जिंदगी भर, एक बार बना लिए आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट तो जिंदगी भर आपका वही रहेगा। और अस्थायी जो बनाते हैं वो टेम्पोररी, उसका वैलिडिटी होता है 1 ईयर, उसका वैलिडिटी होता है 1 ईयर। ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का है। ठीक, और वही अगर हम लोग जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं, जाति प्रमाण पत्र, जाति कभी किसी की बदल नहीं सकती, जाति प्रमाण पत्र का वैलिडिटी है लाइफ टाइम, जाति का वैलिडिटी है लाइफ टाइम। और इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट का वैलिडिटी है 1 ईयर। कब से? डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू से, यहाँ पर भी डेट ऑफ इशू से 1 ईयर, 1 ईयर। और फिर वही एनसीएल सर्टिफिकेट, एनसीएल सर्टिफिकेट, एनसीएल सर्टिफिकेट, एनसीएल सर्टिफिकेट का वैलिडिटी 1 साल होना चाहिए, 1 साल, 1 ईयर। ठीक, सबका वैलिडिटी हम लोग देख लिए। आगे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र के स्क्रूटनी की जांच संबंधी संकल्प संख्या 1567, 1567। ये बीसी और ईबीसी का प्रमाण पत्र का जांच के लिए, ठीक है, प्रमाण पत्र जांच के लिए स्क्रूटनी कमेटी बैठा था। 3887 क्या है? SC ST के प्रमाण पत्र की जांच के लिए, प्रमाण पत्र की जांच के लिए। आगे, SC ST के प्रमाण पत्रों की जांच हेतु गठित निदेशालय, ये भी याद रखना है। जांच कहाँ गठित होता है? निदेशालय में। ठीक है, सामान्य समिति एवं निगरानी समिति, दो गो समिति होता है, एक सामान्य समिति होता है, निगरानी समिति होता है। तो उसमें से जो सामान्य समिति है उसके अध्यक्ष कौन हो सकते हैं? एक तो आरक्षण आयुक्त सह प्रशासनिक आयुक्त हो सकते हैं, दूसरा सचिव सामान्य प्रशासन विभाग हो सकते हैं। कौन नहीं होते हैं? तो सचिव वित्त विभाग नहीं होते हैं। कौन होते हैं वो याद रखना है। आरक्षण आयुक्त यानी कि रिजर्वेशन कमिश्नर सह प्रशासनिक सुधार आयुक्त वो हो सकते हैं, या सचिव जीएडी के हो सकते हैं, सचिव जीएडी के। अगला, SC ST OBC आरक्षण से संबंधित मामलों का निष्पादन होता है सामान्य प्रशासन विभाग में। निष्पादन कहाँ होगा? सामान्य प्रशासन विभाग में। लेकिन अगर पूछेगा इसका नोडल डिपार्टमेंट कौन है रिजर्वेशन का, तो नोडल डिपार्टमेंट है लॉ डिपार्टमेंट, नोडल डिपार्टमेंट है लॉ डिपार्टमेंट। लेकिन कोई भी मामला उसका रहेगा तो जीएडी ही सुलझाएगा, जीएडी ही। सुझाव वगैरह लेना रहेगा तो विधि विभाग से, लॉ डिपार्टमेंट से लेगा। आगे, ग्रेड पे 4800 और से नीचे का रोस्टर क्लियरेंस कौन करेगा? 4800 से नीचे प्रशासनिक विभाग, और 4800 से ऊपर रहेगा 4800 एंड अबव तो वो रहेगा जीएडी। आगे, विनिमय का प्रावधान किनके किनके बीच में है? SC और ST जनजाति के बीच विनिमय का प्रावधान है। विनिमय का प्रावधान किसके किसके बीच में है? SC और ST जनजाति के बीच में विनिमय का प्रावधान है। अगला, शैक्षणिक संस्थानों में निःशक्त व्यक्तियों को नामांकन में कितना आरक्षण प्राप्त है? 50%। तो मतलब हम बताए थे 17/2002, 17/2002 के अंतर्गत आरक्षण की अधिसीमा, अधिसीमा 50% निर्धारित की गई है।
निर्धारित की गई है। ठीक है, तो यही आरक्षण की अधिसीमा है 50%। इसके अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा, तो वो निःशक्त व्यक्ति को जो नामांकन में आरक्षण है वो यही 50% के अंतर्गत आएगा। 50% से ऊपर नहीं जा सकता है, ऊपर नहीं जा सकता। आगे, क्या एकल पद में आरक्षण लागू है? नहीं, एकल पद में कोई आरक्षण लागू नहीं। तो इससे संबंधित का कोई रूल है? हाँ है, देखिए 1749/1997। 1997 में एक मामला आया था 1749/1997। ये क्या था? पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चंडीगढ़, चंडीगढ़ वर्सेस फैक्ट्री एसोसिएशन, फैक्ट्री एसोसिएशन, इस दोनों में मामला हुआ। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ और फैक्ट्री एसोसिएशन, इसमें क्या हुआ? माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कब? ये मामला 97 का, निर्णय आया 98 में। 17 अप्रैल 1998 को पारित हुआ। 17 अप्रैल 1998। बोला एक ही सीट है तो उसमें रिजर्वेशन क्या देगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट बोले कि एक पद के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं, सब बराबर फाइट करेगा, एकल पद में आरक्षण लागू नहीं। मिनिमम 2 पद होना चाहिए, 2 पोस्ट के लिए आरक्षण लग सकता है, 50% को भी आरक्षण लागू नहीं होगा एक पद के लिए। अगर सिंगल पोस्ट है तो वहां पे क्या आरक्षण नहीं होगा? कोई आरक्षण नहीं होगा। अगला, आरक्षण अधिनियम 3/1992 की धारा 4(1)(b) के अनुसार अधिकतम कितना प्रतिशत आरक्षण एक समय व्यवहार में देय है? 50%। 3/1992 के तहत 4(1)(b) के तहत अधिकतम कितना परसेंट आरक्षण देय है एक बार में? तो 50%। अगला, राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण जनवरी में आया है 963। ठीक, और वही अगर फरवरी में आया, फरवरी में जो आया है 2342 ही था ना, और ये नहीं था, 2342 था, 2342 ये वाला 15 फरवरी को ये वाला आया है। महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण। और इसमें क्या बोला? महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण। महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण, आरक्षण, और ये दोनों वर्ग के लिए है, आरक्षित और गैर आरक्षित दोनों वर्ग के लिए, आरक्षित और गैर आरक्षित दोनों वर्ग की महिलाओं के लिए, दोनों वर्ग में उनको क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। आगे, वर्तमान में आरक्षण प्रतिशत कितना है? एससी का 16%, एसटी का 1, एमबीसी का 18, बीसी का 12, ओबीसी का 3%, ओबीसी 3%, ओबीसी 3%। आगे, ये 50 टोटल जोड़ने पे 50% आता है। आगे, 17/2002 मैक्सिमम 15% आरक्षण प्रतिशत निर्धारित, 50% जो है आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित किया गया 17/2002 के तहत, 17/2002 के तहत। 11/1993 ये तो बोलता है कि SC ST वर्ग की महिलाओं को जो है पिछड़े वर्ग की महिलाओं के साथ आरक्षण में जोड़ा गया, ये 11/1993 बोलता है। आगे, नियुक्ति संबंधी मॉडल रोस्टर है 100 बिंदुओं का, 100 बिंदुओं का। इसमें सम संख्या किसके लिए है? आरक्षित वर्ग के लिए। विषम संख्या, विषम संख्या है अनारक्षित वर्ग के लिए।
और 51 से 71 विकलांग के लिए। 51 से 71 विकलांग के लिए। और विकलांग के लिए क्या कोई आया भी था? तो हाँ, आया था 62। विकलांग के लिए क्या आया था? 62। 62 विकलांग, ये जो जुड़ा था संकल्प संख्या 62 और 5 जनवरी 2017। 5 जनवरी 2017 सम संख्या आरक्षित के लिए, विषम संख्या अनारक्षित के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। माता पिता दोनों द्वितीय वर्ग के पदाधिकारी होने पर ओबीसी का आरक्षण प्राप्त नहीं होगा। चलिए इसको भी समझा देते हैं। इसमें क्या है? इसमें है क्लास 1 ऑफिसर का, पहले समझ लेते हैं। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से, यहाँ से। क्लास 1 ऑफिसर, ठीक है। और संवैधानिक पद पर बैठे कोई भी व्यक्ति है। क्लास 1 ऑफिसर और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों के बच्चों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। यानी कि ऐसा कोई भी ऑफिसर जो क्लास 1 ऑफिसर है या संवैधानिक पद पर बैठा, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राज्यपाल है, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष है, संवैधानिक पद पर है, तो उसके बच्चों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। अगला क्लास 1 ऑफिसर में ही देखते हैं। प्रमोशन पाकर क्लास 1 बना है तब यदि 40 वर्ष पूर्ण होने से पहले पहले क्लास 1 में प्रमोशन हुआ है। यानी कि 40 साल पूरा होने से पहले क्लास 1 में प्रमोशन हुआ है, तब क्या होगा? उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उसको आरक्षण का लाभ लाभ नहीं मिलेगा। 40 साल से पहले ही प्रमोशन पा लिया, इसका रीजन यही है, वो अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, लिखा सकता है, उसके पास सफिशियंट टाइम है, ठीक है। 40 साल से पहले ही वो क्लास 1 में हो गया, यानी कि वो पहले ही डेवलप हो चुका उसका फैमिली। यही सरकार सोच के चल रहा है। लेकिन अगर 40 साल पूरा होने के बाद, 40 वर्ष पूर्ण होने के बाद, यहाँ था पूर्ण होने से पहले, पूर्ण होने के बाद क्लास 1 में प्रमोशन पाता है, पाता है, तो उसके बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। आरक्षण का लाभ मिलेगा। ठीक, क्लास 1 से रिलेटेड हो गया सारा चीज। अब आते हैं क्लास 2। क्लास 2 हस्बैंड और वाइफ दोनों क्लास 2 ऑफिसर। ऑफिसर आरक्षण नहीं मिलेगा बच्चों को, नहीं मिलेगा। वही हस्बैंड और वाइफ में कोई एक है क्लास 1, क्लास 2 ऑफिसर, आरक्षण का लाभ मिलेगा। आरक्षण का लाभ यहाँ पर मिलेगा। हस्बैंड और वाइफ में कोई एक क्लास 2, दोनों क्लास 2, अंतर है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा था? माता और पिता दोनों द्वितीय वर्ग क्लास 2 ऑफिसर है,
ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, और दोनों में से कोई एक रहता तो मिलता, दोनों में से कोई एक रहता तो मिलता। आगे, विकलांग व्यक्तियों की विकलांगता की न्यूनतम प्रतिशतता 40% विकलांग होना चाहिए, और इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है, क्वालिफिकेशन मार्क्स 32%। अतिरिक्त समय दृष्टि बाधित के लिए कितना दिया जाएगा? 45 मिनट मैक्सिमम, और 1 घंटा में 15 मिनट के हिसाब से। और लेखक दिया जाएगा दृष्टि बाधित को लिखने के लिए, उसको 100 रुपये प्रति घंटा देगा एग्जाम कंडक्टिंग ऑफिसर के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा। जो एग्जाम करवा रही है वो दृष्टि बाधित स्टूडेंट के लिए जो लेखक अपॉइंट किया जाता है उसको पैसा वही देगी 100 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से। अगला क्वेश्चन, किसी भी नियुक्ति पदाधिकारी आरक्षण अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है 1 साल का कारावास होगा। अगर किसी को वो प्रमोशन दिलवा देता है या किसी को प्रमोशन रोक देता है, आरक्षण का गलत यूज करके उल्लंघन करता है, तो 1 साल का कारावास का सजा होगा। आगे, वर्तमान में कालावधि में छूट, इसका याद रखिएगा, कालावधि में छूट परिपत्र संख्या 1800, परिपत्र संख्या 1800, परिपत्र संख्या 1800, कालावधि में छूट, कालावधि में छूट। आगे आते हैं, और आरक्षित पद को अनारक्षित करने में, कोई आरक्षित पद है, आरक्षित पद को अनारक्षित कर सकता है। मुख्यमंत्री का आदेश अनिवार्य होता है, अनिवार्य होता है आरक्षित पद को अनारक्षित करने में। आगे, निःशक्त व्यक्तियों का न्यूनतम प्राप्तांक 32%, मिनिमम क्वालिफिकेशन, और मिनिमम डिसेबिलिटी परसेंटेज, मिनिमम परसेंट ऑफ डिसेबिलिटी 40%। विकलांगों को 3% आरक्षण का प्रावधान 251, 2000 के तहत। अगर यही 36 आरक्षण बोलेगा तो ये हो जाएगा 4%। बिहार अधिनियम 13/2013 के तहत अनुसार बैकलॉग या कैरी फॉरवर्ड रिक्ति पर 50% आरक्षण की अधिसीमा लागू है। देखिए, 13/2004, इसके तहत बैकलॉग या कैरी फॉरवर्ड रिक्ति पर 50% आरक्षण की अधिसीमा लागू नहीं है, नहीं है, यानी कि 13/2004 के अनुसार से लागू नहीं है, और 13/2013 के अनुसार से लागू है, अनुसार से लागू है। 50% आरक्षण की अधिसीमा लागू है। आगे, निःशक्त व्यक्ति की अनुपलब्धता के कारण या किसी पर्याप्त कारणों से भरा नहीं जा सका, ऐसी स्थिति में कैरी फॉरवर्ड होगा 1 भर्ती वर्ष, यानी कि 1 साल तक वो कैरी फॉरवर्ड होगा। वही अगर बोल दे SC/ST के समुदाय के व्यक्ति का अगर अनुपलब्धता के कारण, यही अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारणों से भरा नहीं जा सका, ऐसी स्थिति में कैरी फॉरवर्ड होगा 3 भर्ती वर्ष, यानी कि SC/ST के लिए 3 भर्ती वर्ष और निःशक्त व्यक्ति के लिए 1 भर्ती वर्ष, 1 भर्ती वर्ष। आगे बढ़ने वाला कैरी फॉरवर्ड रिक्ति के बिना, कैरी फॉरवर्ड मतलब रिक्ति के बिना।
कैरी फॉरवर्ड यानी कि रिक्ति के बिना, विदाउट वैकेंसी, और रिक्ति के साथ यानी कि विथ वैकेंसी, ये क्या होता है? ये होता है बैकलॉग। बैकलॉग। अब कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं दो को। कैलकुलेशन ऑफ बेलेग। बेलेग इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ यूआर इंटू 2 इंटू रिजर्व्ड परसेंटेज, और वही होता है नंबर ऑफ बैकलॉग। सॉरी, नंबर ऑफ बैकलॉग। नंबर ऑफ बैकलॉग इक्वल टू नंबर ऑफ यूआर माइनस नंबर ऑफ रिजर्व्ड। रिजर्व्ड ये दोनों याद रहना चाहिए, ये और ये दोनों याद रहना चाहिए। ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ देता है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ देता है। आगे, एससी और एसटी जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों, एससी और एसटी जाति के लिए आरक्षित रिक्तियों में नियुक्ति या प्रोन्नति के लिए उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में कितने भर्ती वर्ष तक उन रिक्तियों को आरक्षित बनाया जाएगा? 3 वर्ष। 3 वर्ष। लेकिन वही निःशक्त व्यक्ति के लिए 1 वर्ष। निःशक्त व्यक्ति के लिए 1 वर्ष। ठीक है, आगे। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना द्वारा प्रावधानित रोस्टर, कौन रोस्टर है? 100 बिंदुओं का मॉडल, यानी इसी को बोलते हैं मॉडल रोस्टर। 100 बिंदुओं का रोस्टर। इसमें 51 से 75 तक है, तो 51 से 75 तक है, 71 लिख देते हैं। 51 से 75 तक चलन दिव्यांगों को है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है। ठीक है, वहीं अगर बोलेगा सम संख्या, सम संख्या आरक्षित वर्ग के लिए है। सम संख्या यानी कि 2, 4, 6, 8 ये सब। और विषम संख्या, विषम संख्या हो जाएगा अनारक्षित वर्ग के लिए, अनारक्षित वर्ग के लिए। विषम यानी कि 1, 3, 5, 7 ये सब। और उसी में 51 से 75, टोटल 100 पॉइंट ही है, उसमें 51 से 75 विकलांग के लिए है। निःशक्तता संबंधी आरक्षण का लाभ उठाने के लिए निःशक्तता कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 40% होनी चाहिए, मिनिमम 40% होनी चाहिए। गैर अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जनजाति के पिता और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की माता से उत्पन्न संतान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि की मान्यता नहीं होगी। यही तो 30-25 परिपत्र संख्या 30-25, परिपत्र संख्या 30-25 ये बोलता है कि जाति का निर्धारण हमेशा पिता की जाति पर होगा, पिता की जाति के आधार पर होगा। यानी कि अगर पिता है SC ST और माता है जनरल, तो बच्चा SC ST होगा। क्यों? क्योंकि पिता है SC ST, पिता के आधार पर। अब पिता अगर जनरल है और माता है SC ST, माता से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बच्चा जनरल ही कहलाएगा। इसके बारे में कौन सा परिपत्र कहता है? 30-25 परिपत्र, 30-25 11/9/2007, 11/9/2007। आगे, पद आधारित रोस्टर क्लियरेंस वर्तमान में है, वर्तमान में यही चल रहा है, पद आधारित रोस्टर क्लियरेंस। इससे 1995 से पहले रिक्ति आधारित रोस्टर क्लियरेंस था।
आधारित रोस्टर क्लियरेंस था। तो दोनों का डेफिनेशन देख लीजिए। पद आधारित का डेफिनेशन है 1 और रिक्त आधारित का डेफिनेशन है 2। तो क्वेश्चन में पद आधारित पूछा है तो आंसर 1 हो जाएगा। इसके अधीन पदों को आधार मानकर, लेकिन रिक्त आधारित में क्या होता है, इसके अधीन रिक्त को आधार मानकर मॉडल रोस्टर के अनुसार रोस्टर क्लियरेंस करने हेतु आरक्षित पदों को अनुमानी कराया जाता है। आगे ऐसे माता पिता और पुत्रियां जिनके माता पिता में से कोई एक सीधी भर्ती नियुक्ति श्रेणी 2 के पदाधिकारी हैं या दोनों में से कोई समूह ख के अधिकारी है, तो समूह बी के, और 40 वर्ष की आयु के बाद श्रेणी 1 में अधिकारी बन गए हैं। माता पिता दोनों सीधी भर्ती की नियुक्ति श्रेणी 3 के कर्मचारी हैं। सामान्य वर्ग क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो ऐसे को क्या मिलेगा, आरक्षण का लाभ। तो आय संपत्ति परीक्षण लागू करते समय वेतन से होने वाली आय, कृषि से होने वाली आय को कहेंगे नहीं, नहीं गिना जाएगा। याद रखना है कि परिपत्र संख्या एक था जो कि इसमें क्रीमी लेयर वाला था, कि उसमें कृषि का आय को नहीं जोड़ा जाएगा, एमसीएल के लिए काउंट नहीं होगा। देखिए परिपत्र संख्या 246 9/6/2024 24 का है ये परिपत्र संख्या 9/6/2024, यानी कि क्लास 2 और क्लास 3 में सैलरी प्लस एग्रीकल्चर इनकम को काउंट नहीं करेंगे। यानी कि अगर अन्य स्रोत, सैलरी को काउंट नहीं करेंगे, यानी कि अन्य स्रोत से होने वाली आय अगर 8 लाख से कम है तो एनसीएल बन जाएगा, एनसीएल बन जाएगा। यह है परिपत्र संख्या 246। आगे माता पिता में दोनों में से कोई एक द्वितीय वर्ग का है, प्राप्त होगा। अगर दोनों क्लास 2 है, माता पिता दोनों क्लास 2 ऑफिसर है तो आरक्षण प्राप्त नहीं होगा, आरक्षण प्राप्त नहीं होगा। अगला एससी एसटी बीसी एमबीसी ईडब्ल्यूबीसी ईडब्ल्यूएस, इसको बोलते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन। और हॉरिजॉन्टल किसको बोलते हैं, ओएच पीएच एचएच, दिव्यांग वगैरह, दिव्यांग निःशक्त विकलांग, जो भी बोलिए विकलांग, और क्या क्या जाता है, फ्रीडम फाइटर को मिलने वाला, ये सब जो आरक्षण है, ये जो आरक्षण है ये हो जाता है हॉरिजॉन्टल आरक्षण। और ये दोनों कहाँ मिलता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मिलेगा। हॉरिजॉन्टल कहाँ मिलेगा, उसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग रिजर्वेशन, इंटरलॉकिंग रिजर्वेशन, इंटरलॉकिंग रिजर्वेशन। आगे एकल पोस्ट माध्यमिक किसको बोलते हैं, किसके कैडर, किसी कैडर के पास अगर एक पोस्ट है उसको सिंगल पोस्ट बोलते हैं, उसके पास केवल एक ही पोस्ट है और एक पोस्ट में आरक्षण लागू नहीं होता है। एकल पोस्ट में आरक्षण दे नहीं। संविधान के किस धारा के तहत एससी को 314 और 342 के तहत एसटी को और 16 का 3 के तहत आरक्षण का प्रावधान, आर्टिकल 16 का 3 के तहत आरक्षण का प्रावधान। चलिए तीनों हो गया यहाँ पे। आगे दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 13/062/2017, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2017 में है।
13,062 12 अक्टूबर 2017, 12 अक्टूबर 2017। आगे, किस आरक्षण तहत आरक्षण केवल राज्य के मूलवासी को ही आरक्षण देला? 15/2003, 15/2003। 2000 में झारखंड अलग हुआ है। 2000 के 3 साल के बाद ये नियम निकाल दिया कि केवल झारखंड क्या बिहार के जो निवासी हैं उन्हीं को आरक्षण मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। झारखंड के निवासी को नहीं मिलेगा। अगला क्या क्वेश्चन, कैरी फॉरवर्ड और बैकलॉग रिक्ति की गणना 50% आरक्षण की अधिसीमा के अंतर्गत नहीं रखा गया है। 13/2004। यही बोलेगा रखा गया है। 13/2013 रखा गया है। 50% अधिसीमा के अंतर्गत रखा गया। SC ST को नियुक्ति में आरक्षण 1953, 1998, 1998। हम 9908 लिख दिए थे, 1998 यहाँ 13/11/1998, 1953। और पदोन्नति में आरक्षण कब प्राप्त है? पदोन्नति में आरक्षण किस संकल्प संख्या के द्वारा प्राप्त है SC ST वर्ग को? तो ये आरक्षण प्राप्त है 1971, 14/425, 23/10/1971, 1971। आगे बढ़ते हैं। SC ST के प्रमाण पत्रों की जांच हेतु गठित स्क्रूटनी समिति 3/87/2017। और वही ये है 15/67 BC या EBC की जांच के लिए। यही सेम चीज BC और EBC के लिए है। इसका प्रमाण पत्र की जांच के लिए जो स्क्रूटनी कमेटी बैठेगा वो 15/67। आगे, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 में आया है और इसी में धारा 33 है। ये बोलता है विकलांग को क्षैतिज आरक्षण 4% दे है, 4% दिया जाएगा, 4% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। आगे, नियुक्ति, प्रोन्नति और नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण की कोटि में सुधार नहीं करने संबंधी प्रपत्र 16/144, 16/144, 28/11/2012। यानी कि एक बार आपका मान लीजिए कि कोई नोटिफिकेशन निकला 3/2024, कोई भी नोटिफिकेशन निकल गया और इस नोटिफिकेशन के तहत SC का आरक्षण इतना %, ST का आरक्षण इतना %, OBC का आरक्षण इतना %, ठीक है। उसके बाद EWS का आरक्षण इतना %, ठीक है। अब ये अपनी नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया में इसी आरक्षण को लेकर चलेगा, बीच में अब उसका आरक्षण बदलेगा नहीं, ठीक। यही वाला प्रावधान बोलता है 16/144, 28/11/2012 की नियुक्ति, प्रोन्नति, नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण की कोटि सुधार नहीं करने संबंधी प्रपत्र। यही प्रोन्नति के संदर्भ में न्यूनतम कालावधि का प्रावधान है 1800, परिपत्र संख्या 1800। ये परिपत्र संख्या 1800 बहुत फेमस है, इसको याद रखिएगा और कोई ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं। प्रपत्र संख्या 1800 यानी कि संकल्प संख्या 1800, संकल्प संख्या 1800। कालावधि में छूट, कालावधि में छूट 1800 का डेट याद नहीं है, लेकिन 1800 का आपको ऑप्शन एक ही मिलेगा। 60 तक ही रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन अगले क्लास में करवा देंगे। तो रोस्टर एंड रिजर्वेशन का जो पहला क्लास था वो समाप्त करते हैं, है ना। और जहाँ तक कोशिश किया मैंने कि इस क्लास में मैक्सिमम चीज़ को बताकर समझाकर क्वेश्चन के थ्रू मैंने बताने की पूरी कोशिश की है। इसको आप याद कर लीजिएगा, संभवतः आपका इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। और बाकी क्वेश्चन जो बच गए हैं वो मैं अगली वीडियो में लाऊंगा। कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे GST बचा हुआ है, बिहार कोषागार संहिता बचा हुआ है, और आपका सचिवालय अनुदेश बचा हुआ है, जो कि बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम जो है नियमावली वो बचा हुआ है। तो इन
3 या 4 टॉपिक है जो कि 3-4 दिन लगेगा और मुझे कंप्लीट करने में, तो वो धीरे धीरे मैं कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद आपका जो भी कोड 7 और कोड 25 से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो सारा मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो आशा करता हूँ कि मेरे वीडियो देखकर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपको ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। हो सकता है कि आपको बहुत सारा चीज़ नहीं पता हो, तो इस वीडियो को देखने से आपको बहुत सारी चीज़ का नॉलेज होगा और बहुत नॉलेज आप पहले से भी रखते होंगे। तो वो अगर आप लगता है कि वीडियो के माध्यम से मैंने नहीं बताया है, जो चीज़ छूट गया है, वो आप कमेंट कर कर भी बता सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ अभी बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन नहीं हूँ, लेकिन जितना नॉलेज है, जितना मैंने पढ़ा है, वो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ठीक है, उससे आपको जो भी फायदा होता है वो आप बताइएगा। आपको एग्जाम में क्या फायदा हुआ वो आप कमेंट कीजिएगा। किसी एक पर्सन को भी अगर मेरे इस वीडियो से फायदा होता है तो मुझे लगेगा कि मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक हुआ। तो चलिए, इतना कर कर ही मैं आप आज का लेसन समाप्त करता हूँ। तो रोस्टर और रिजर्वेशन का एक क्लास और बच गया है, जिसमें पार्ट के बाद बचा हुआ सारा क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिए।